डिवोर्स रेट्स इन इंडिया आर बिकमिंग अ वेरी बिग चैलेंज दीज डेज। ये इतना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कि अगर आप 25 टू 35 की एज ग्रुप को देखेंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 50% लोग ऐसे हैं जो कि मैरिज करना ही नहीं चाहते, और उसमें से भी अप्रॉक्सीमेटली 50% जो रीजन देते हैं वो ये है कि वी आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड। हम आए दिन सोशल मीडिया पे भी सेलिब्रिटी की डिवोर्सेस की स्टोरीज सुनते हैं जो कि काफी भयानक और स्केरी लगती हैं फ्रॉम अ मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल युजवेंद्र चहल का जो डिवोर्स हुआ जहां पे 60 करोड़ की एलिमनी मांगी गई। लास्ट ईयर हार्दिक पांड्या का भी डिवोर्स हुआ, वहां पे भी 160 करोड़ उन्होंने एलिमनी में दिए हैं। और फिलहाल गोविंदा का भी डिवोर्स चल रहा है आफ्टर 37 ईयर्स ऑफ मैरिज। और कई लोगों को लगता है कि डिवोर्स लुक्स की वजह से होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन ऑन द प्लैनेट यानी कि ऋतिक रोशन का भी अगर डिवोर्स हो गया सुजैन से, और उन्होंने भी एलिमनी में 380 करोड़ रुपए दिए हैं, और इनफैक्ट रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट अमेजॉन के ओनर जेफ बेजोस भी बिलियनियर की कैटेगरी में काफी नीचे आ गए अपने डिवोर्स के बाद। ये कुछ रीजंस हैं जो आज की मॉडर्न जनरेशन को काफी डरा देते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये मेन रीजंस नहीं है डिवोर्स के। इंडिया में डिवोर्स के 5 मेन रीजंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको 5 हिडन साइकोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा जो कि किसी भी डेटा में कहीं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रीजंस ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी पे बेस्ड हैं और ये आपकी इंटरनल माइंडसेट को दिखाते हैं। और अगर आपने ये रीजन समझ लिए तो आप डेफिनेटली अपने डिवोर्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा पूरा समझने के लिए, और एंड में मैं आपको एज अ बोनस सेलिब्रिटीज के डिवोर्सेस क्यों होते हैं उनके हिडन रीजंस भी बताऊंगा, और ट्रस्ट मी ये बिल्कुल ही अलग है इस दुनिया से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा 5 मेन रीजन से, उसके बाद मैं हिडन रीजंस पे जाऊंगा। तो ये 5 मेन रीजंस मैं आपको काउंटडाउन में बताऊंगा, यानी कि लोवेस्ट से हम हाईएस्ट में जाएंगे, तो 5 से लेके 1 तक। तो 5th नंबर पे रीजन आता है सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, और इसमें चीटिंग भी आ जाता है। देखिए प्रॉब्लम ये है, हमारी कंट्री में सेक्स एक टैबू टॉपिक है, इसको ओपनली डिस्कस नहीं करते। तो जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो अपनी डिजायर्स को भी ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। इवन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स भी अपनी डिजायर्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाती है, पूरी पोटेंशियल पे नहीं जा पाती। तो दोनों ही कहीं ना कहीं पे अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं, और हाँ, विमेन ज्यादा अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं, और ये एक फैक्ट है। तो ऐसे केसेस में जहां पे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होती है वहां पे एक नया पार्टनर फाइंड करने की डिजायर्स ज्यादा बढ़ जाती है विद मेनी इयर्स। क्या होता है कि जितना ज्यादा आपकी शादी के साल बढ़ जाते हैं उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स कम होती जाती है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिजायर है ऑफ हैविंग सेक्स और बीइंग सेक्सुअली ग्रेटिफाइड और बीइंग फिजिकली फुलफिल्ड वो कहीं ना कहीं पे बढ़ती जाती है विद टाइम, और इस रीजंस की वजह से भी मैरिज पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये जो रीजन है ये 5 टू 10% से ऊपर नहीं होगा। अगर मैं मेट्रो सिटीज़ को भी, मेन सिटीज़ को भी काउंट कर लूँ तब भी 5 टू 10% से ऊपर चीटिंग का रीज़न है। इसके अलावा जो 4 मेन रीजंस हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और डिवोर्स तक लेके जाते हैं। 4th नंबर पे रीज़न आता है इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी। इस रीजन की वजह से भी बहुत लोग चीटिंग के प्रति जाते हैं। तो ये पिछले पॉइंट के साथ कहीं ना कहीं पे लिंक होता है। इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी का बहुत बड़ा एक रीजन है कि आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज नहीं पता। देयर आर 5 मेन लव लैंग्वेजेस। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन गो हैव अ लुक एट इट। बट आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझनी जरूरी है ताकि आप ये समझ पाए कि आपका पार्टनर किस तरीके से प्यार एक्सप्रेस करता है। हर कोई हर बार आई लव यू नहीं बोलता, हर कोई हर बार पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता, हर कोई सोशल मीडिया पे अपना प्यार दिखाना नहीं चाहता। ये एक डिफरेंट लव लैंग्वेज है। हर कोई आपको हर बात पे गिफ्ट नहीं देगा, हर कोई आपके साथ ओवर द टॉप सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। ये एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न है कि आप अपने आप को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। ये आपका कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकता है कि मैं अपने आप को जाहिर नहीं कर पाता, या फिर मुझे बोलने में शर्म आती है। और ये मेन एंड विमेन के साथ इक्वली हो रहा है। मेन हेजिटेट करते हैं बताने से, और विमेन को लगता है कि माय पार्टनर शुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे हर टैंट्रम से उसको मुझे समझ जाना चाहिए। ये कम्युनिकेशन का फ्लॉ है। मेन आर नॉट माइंड रीडर्स एंड विमेन आर ऑल्सो नॉट माइंड रीडर्स। तो दोनों पार्टनर को इक्वली कम्युनिकेट करना जरूरी है। नहीं करते हैं तो इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी आती है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 25% जो मैरिजेस हैं इसकी वजह से डिस्कनेक्ट होती हैं। एक दूसरे से जो आपका इमोशनल कनेक्ट है वो दूर होता जाता है, और फिर इस केस में इंसान किसी और को ढूंढता है और फिर वो फिजिकल चीटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एक और छोटा सा फैक्टर इसमें आता है जो कि है लैक ऑफ रिस्पेक्ट या फिर वर्बल और इमोशनल अब्यूज़। वो आपकी टॉक्सिक ट्रेट्स हैं।
अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए फॉर टॉक्सिक ट्रेट्स फॉर मेन एंड women, then write down in the comments toxic and I will make a dedicated video on that. बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन टॉक्सिक ट्रेट्स ऑफ मेन एंड टॉक्सिक ट्रेट्स ऑफ वुमेन दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर, क्योंकि उससे आप डेफिनेटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने से बच सकते हैं. तो राइट डाउन टॉक्सिक इन द कॉमेंट. थर्ड मेन रीजन पे आते हैं जो कि है फैमिलीज आर इनकम्पैटिबल. इसमें बहुत ज़्यादा सास एंड बहू वाला डायनामिक आ जाता है, और कभी कभार जो वाइफ्स हैं उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स एक्सेट्रा भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हैं. जो हस्बैंड है, हस्बैंड की सिस्टर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है और वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे फैमिली की इनकम्पैटिबिलिटी एक बहुत मेजर रीजंस है, जहाँ पे सास और बहू आपस में लड़ती रहेंगी, या सास डोमिनेट करने की कोशिश करती रहेगी, या बहू बोलेगी मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, या फिर बहू एक्सपेक्ट करेगी कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे ज़्यादा टाइम दे, वो मुझे प्रायोरिटी दे, और हस्बैंड बेचारा यहाँ पे मॉम और बहू के बीच में फंस जाता है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूं, बिकॉज दोनों मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो ऑटोमेटिकली वो फिर मदर के पास जाता है, क्योंकि ये एक ईजी ऑप्शन है उसके लिए. हियर इज द प्रॉब्लम. अगर आप एक हस्बैंड है तो आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स योर वाइफ एज वेल, जो आपकी फैमिली में आई है. एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट लेट मी टेल यू, अगर आप वो ब्रिज क्रिएट नहीं करेंगे, वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं करेंगे अपनी मदर, अपनी फैमिली के साथ और अपनी वाइफ के साथ, तो डेफिनेटली झगड़े होंगे, और जब आप घर वापस आओगे तो आपको ही कलेश मिलेगा, आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी. सो यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर वाइफ्स राइट्स ऑल्सो, एंड यू नीड टू ऑल्सो पोलाइटली सेट सम एक्सपेक्टेशंस विद योर ओन फैमिली. अपनी मॉम को भी समझाइए, अपने आपके डैड है उनको भी समझाइए कि भाई एक नया इंसान आया है फैमिली में, उसको एडजस्ट होने का टाइम दीजिए, सब कुछ एक ही बारी में मत एक्सपेक्ट करो. और अगर आप वाइफ हैं तो आपके लिए भी ज़रूरत होती है कि आपको ये एक्सपेक्ट कर ले कि आपको अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी भर नहीं रहना, सिर्फ डिवोर्स के बाद ही जा सकते हो. तो इस फैमिली को आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी. डू नॉट ट्राई टू बी अ डॉटर, प्लीज़ बिकम अ गुड बहू फर्स्ट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी जगह बनाएं एंड गिव इट टाइम फॉर एवरीथिंग. ओके, बी रिस्पेक्टफुल, माइंडफुल इनिशियली. जैसे कि आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, एंड मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए बात बोलूंगा, जब भी हम कोई एक जॉब ज्वाइन करते हैं तो 6 months to 1 year हम अपना पूरा 120% दे देते हैं. वहाँ पे लोग जितने भी टॉक्सिक हो, इन्वायरमेंट जितना टॉक्सिक हो, हम बहुत मेहनत करते हैं, अपना इंप्रेशन डालते हैं, अपने बॉस को खुश रखते हैं, बॉस के बॉस को खुश रखते हैं, टीममेट्स को खुश रखते हैं. तो ये थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको एफर्ट डालना चाहिए. 6 महीने से लेके 1 साल का एफर्ट डालोगे और ज़िंदगी भर इसका रिटर्न मिलेगा. जॉब तो बार बार चेंज करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से फिर से एफर्ट डालना पड़ेगा. तो फैमिली इनकम्पैटिबिलिटी को मैनेज किया जा सकता है अगर आप उसमें एफर्ट डालेंगे. फोर्थ रीजन है कि डिवोर्स की नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज और टियर 1 सिटीज. और ये आप 100% देख सकते हैं, बिकॉज मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि आपने अपनी डायरेक्ट फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में कजन्स वगैरह के साथ या फिर फ्रेंड्स में किसी ना किसी का डिवोर्स 100% आपने देखा है. अगर आपने नहीं देखा है किसी का डिवोर्स तो राइट डाउन इन द कमेंट्स कि मैं लकी हूं. ठीक है, लेकिन बट किंतु परंतु द आइडिया इज कि आपने किसी ना किसी का डिवोर्स देखा है. और डिवोर्स आजकल काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया है लोगों ने. एक टाइम था अराउंड 10-15 ईयर्स बैक जहाँ पे डिवोर्स लेने से पहले हेजिटेंट होते थे, लेकिन आज की डेट में वो रीज़न नहीं है. तो डिवोर्स की नॉर्मलाइजेशन की वजह से एक टाइम पे इंडिया का डिवोर्स रेट होता था 1 to 1.5%, जो कि रिपोर्टेड था फॉर एक्टिव डिवोर्स केसेस जो सॉल्व हो चुके हैं. लेकिन आज की डेट में अगर आप फैमिली कोर्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो 5 to 6 times एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है. सो नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस आर गोइंग अप. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें काफ़ी सारी ब्रोकन मैरिजेज हैं या जो सेपरेटेड हैं, वो तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता कि हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं बहुत सालों से, डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, हस्बैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, वाइफ ने अपना कोई पार्टनर ढूंढ लिया, या वाइफ बच्चों के साथ रह रही है. तो ये ब्रोकन मैरिजेज जो हैं, सेपरेटेड हैं, वो तो कोई रिपोर्टेड ही नहीं है क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती. तो ये जो रीजंस हैं ये रिपोर्ट नहीं किए जाते. सो एक्चुअल डिवोर्स जो नंबर है, स्टेटिस्टिक है, वो काफ़ी हाई है इंडिया में. और ये सब इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता है और हमने डिवोर्स को नॉर्मल बना दिया है, विच इज़ अ बिग चैलेंज. इसका एक सबसे बड़ा कॉन ये है कि इन द लॉन्गर रन आपको लोनलीनेस की आदत हो जाएगी, या लोनलीनेस से आपको बहुत प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी. और जब हम ना बहुत अकेले होते हैं तो उस टाइम पे हम काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल होते हैं. वी वांट समबडी टू बी देयर विद अस. और उस टाइम पे आपको जो मिलेगा ना, टॉम डिक एंड हैरी या फिर कोई किसी भी टाइप का अगर टॉक्सिक इंसान भी मिलता है, आप उसके साथ फालतू में सफ़र करोगे. और हो सकता है कि आप रिग्रेट करो कि काश मैंने अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ उस टाइम पे एफर्ट डाल दिया होता. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिवोर्स की नॉर्मलाइजेशन एक वेस्टर्न थिंकिंग है, जिसकी वजह से डिवोर्सेज इन इंडिया काफ़ी फास्ट या रैपिड पेस पे बढ़ रहे हैं.
तो अब लास्ट और सबसे मेजर रीजन के ऊपर आ जाते हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है डिवोर्स का, विच इज अ डिजायर ऑफ अ बेटर लाइफस्टाइल। ये जो रीजन है ये मनी से भी मोटिवेटेड है कहीं ना कहीं पे, और एम्बिशियस लोगों के साथ ये ज्यादा आता है, क्योंकि अगर आपने मैरिज की है और आपने ये सोचा है कि मैं मॉनेटरीली ज्यादा सेटिस्फाइड हूं या कंफर्टेबल रहूं, और वो आपको नहीं मिलता, तो वो अचानक से आपकी एक्सपेक्टेशन ढम करके गिर जाती हैं, और इस वजह से आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं होता और आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मिसमैच भी होता है, तो अगर आप शादी से पहले इन सब बातों पे क्लैरिटी ले लेते हैं तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन डिज़ायर ऑफ अ बेटर लाइफस्टाइल के पीछे वो 5 हिडन साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। अब हम साइकोलॉजिकली डीप जाएंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली ह्यूमन माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में, थॉट प्रोसेस में, बिलीफ सिस्टम में क्या चल रहा है। तो नंबर 1 हिडन साइकोलॉजिकल रीजन आता है आपका कंपैरिजन बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसकी वजह से ही आप कंटिन्यूसली एक लूप में फंसे रहते हैं खुद को कंपेयर करने में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आप अपने आप को हेल्थ वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो आपकी जॉब वाइज हो। आप कंटिन्यूसली अपने आप को वहाँ पे कंपेयर करते हैं और अपने आप को वीकर स्टेट में महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपका डिजायर है वो बढ़ता जाता है। प्रॉब्लम इस थॉट के साथ ये है कि सोशल मीडिया पे जो इंसान बुरा कर रहा है आप उससे कंपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो कि एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। आप देखिए, अगर सोशल मीडिया पे मान लीजिए कि 50 मिलियन अकाउंट्स है, 50 मिलियन अकाउंट्स में से कितने मिलियन अकाउंट्स है जो कि एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं कि 1 मिलियन अकाउंट्स है हु आर डूइंग रियली वेल, लेट्स से 5 मिलियन अकाउंट्स है डूइंग रियली वेल, तब भी 5 मिलियन भी मैं लेके चलता हूं एस्टिमेट, तो 90% पीपल हैं जो कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, और 90% लोगों में से कितने परसेंट लोग हैं जो आपसे भी बुरी स्टेट में हैं। आप बोलोगे एटलीस्ट 50% पीपल, राइट। तो प्रॉब्लम है कि आप 50% लोगों से ज्यादा अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप कंपेयर खुद को सबसे हाईएस्ट वालों से करते हो, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन मिसमैच होती है, आप खुद को वीकर महसूस करते हो और आपकी जो डिजायर है वो बढ़ती जाती है। अब इसकी वजह से आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे मनी, जिसकी वजह से मनी के क्लैशेस होंगे अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को लेके हो, एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लेने हैं जो कि फालतू में ब्रांडिंग वॉर्स आपको खेलनी है, या फिर कि मुझे तो ये ड्रेसेस चाहिए, ऑल द बिगेस्ट ब्रांड्स एट्सेट्रा। इन सब रीजंस की वजह से मैरिजेस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, जो कि एक डिज़ायर की वजह से है, एंड दैट इज़ नॉट रियली अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड रीज़न है इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिटी या फिर सेल्फ आइडेंटिटी। हर कोई इंसान कमा रहा है। पहले ज़माने में एटलीस्ट 20 ईयर्स बैक तक मैरिजेस नहीं टूटती थी, क्योंकि एक डिपेंडेंसी थी मॉनेटरीली, ओके, पार्टनर के ऊपर। अब क्योंकि एवरीबडी इज अर्निंग एंड दे फील कि आई एम इंडिपेंडेंट, सो आई डोंट रियली हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, तो जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो स्ट्रांग हो गई है, आप अपने आप को बेटर फील करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से जो पहले वर्बल, इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ के केसेस में एक इंसान सफ़र करता था, जनरली विमेन ज़्यादातर सफ़र करती थी, वो अब नहीं हो रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट कि हम अकेले भी अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन बट किंतु परंतु दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर अमाउंट ऑफ डिवोर्सेज इन इंडिया, और ये एक हिडन साइकोलॉजिकल रीजन है जो कि बैक ऑफ द माइंड प्ले करता है कि आई एम केपेबल, आई एम गुड इनफ, आई कैन मैनेज। थर्ड आता है लो टॉलरेंस एंड लैक ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन बीइंग अवेलेबल। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सूडो फेमिनिज्म फैल चुका है। देखिए, आई एम द फेमिनिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, लेकिन मैं एक्चुअल फेमिनिस्ट हूँ हु बिलीव्स इन इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स। मैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों सेक्सेस इक्वल हैं। हाँ, किसी की स्ट्रेंथ्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल फिजिकल स्ट्रेंथ मेल के अंदर ज़्यादा है और इमोशनल स्ट्रेंथ फीमेल के अंदर ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे उनकी IQ या EQ कहीं पे अप एंड डाउन हो गया। दैट डजंट हैपन। सो ब्रेन भगवान ने सेम दिया है, एबिलिटीज भगवान ने सेम दी है, स्किल सेट अक्वायर करने की जो टेंडेंसी है वो भी सबकी सेम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो आपके गाइड्स हैं, जो मेंटर्स हैं, इफ यू आर फॉलोइंग सूडो फेमिनिस्ट पेजेस ऑन इंस्टाग्राम, जो आपको ऑटोमेटिकली सिर्फ नेगेटिव ही बता रहे हैं, तो वो नेगेटिव माइंडसेट आपके अंदर भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देता है टुवर्ड्स द अदर सेक्स, जिसको हम बोलते हैं साइको सोशल फैक्टर, कि आपका इन्वायरमेंट आपको कैसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि जिस इंसान ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उस इंसान पे भी जाके अपना यही नेगेटिव माइंडसेट थोप देते हैं, जो कि आपने नोटिस किया होगा कि पेट्रियार्की में भी ये होता है। अगर हम फेमिनिज्म को बैश कर रहे हैं तो पेट्रियार्की को क्यों छोड़ेंगे? तो पेट्रियार्कल माइंडसेट क्या है? साइको सोशल फैक्टर। मैंने अपने देखा कि मेरे डैड हमेशा डोमिनेट करते हैं, डैड इज द हेड ऑफ द फैमिली। हमारे घर में मर्द ही बोलते हैं, औरतें नहीं बोलती हैं, औरतें सिर्फ काम करती हैं। तो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, बहुत ही पुराना माइंडसेट है जो कि अब चेंज हो जाना चाहिए।
क्योंकि अब मेन एंड वेमेन आर ऑन एन इक्वल प्लेटफॉर्म. हैविंग सेड दैट, इसकी वजह से भी एक मेल का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस होता है एंड ही ट्राइज टू डोमिनेट वेमेन, विच इज़ वेरी सिली एंड स्टूपिड. तो अब इसका काउंटर में क्या हुआ है, अब सूडो फेमिनिज्म, सूडो मतलब फेक फेमिनिज्म आ गया है कि भाई आई वॉन्ट ऑल द प्रिविलेजेस, a man must always pay for me, a man must always treat me right, a man must always obey, he should always be a gentleman around me, he should always respect whatever I want to do, but I don't want to give anything in return because I am not very sure, I want to keep my options very open. तो ये जो सूडो फेमिनिज्म है जहाँ पे women tend to, sorry, let me correct myself, some women tend to not take accountability, not take responsibility, because there are a lot of women I know, majority women I know who take responsibility, who are very nice, who are very respectful, who give a lot in their relationships. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट सम विमेन जिनका टॉलरेंस लेवल लो हो गया है, उनके मेंटर्स गलत हैं, उनको गलत गाइडेंस दी जा रही है, इसकी वजह से वो ओवरली नेगेटिव हैं और वो बहुत जल्दी टॉलरेट नहीं करती, एडजस्ट नहीं करती, और छोटी सी बात के ऊपर हमारी तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, आई डोंट थिंक वी आर द राइट मैच. तो इसकी वजह से बहुत जल्दी आपका डिवोर्स हो जाता है. थर्ड और बहुत बड़े रीज़न पे आते हैं, इल्यूजन ऑफ ऑप्शन. ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है जो आपको कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस कर रहा है नेगेटिवली. इल्यूजन ऑफ ऑप्शंस का मतलब क्या है, आपके जो डेटिंग ऐप्स हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं, इस पर बहुत जल्दी आप स्वाइप करते हो और आपको एक मैच मिल जाता है. प्रॉब्लम ये है वो सिर्फ मैच है. बाय द वे, मेन वर्सेस विमेन की हम बात करें तो मेन को यहाँ पे भी कम मैचेस आ रहे हैं, विमेन्स को 100 में मैचेस आते होंगे. एंड सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे थे बहुत सालों से, जब से सोशल मीडिया आया है, फ्रॉम ऑरकुट, फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा, स्नैपचैट वगैरह भी. यहाँ पे तो लड़कियों को मैसेज आते ही थे. अब डेटिंग ऐप्स पे भी वो 1 सेकंड में स्वाइप करती हैं और 1 सेकंड में डेट पे जा सकते हैं. जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो माइंडसेट है, इल्यूजन ऑफ ऑप्शंस क्रिएट करता है. उनको लगता है मैंने इसको छोड़ा, मुझे कोई और मिल जाएगा प्यार करने वाला. बहन, नहीं मिलेगा तेरे को ज़्यादा प्यार करने वाला. प्लीज अंडरस्टैंड, इल्यूजन ऑफ ऑप्शंस इज फॉर सेक्स. योर इल्यूजन ऑफ ऑप्शन इज नॉट फॉर द परफेक्ट रिलेशनशिप दैट यू डिजायर. रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो आपने चेकलिस्ट बना रखी है ना, वो ज़्यादातर लोग इनिशियली प्रिटेंड करते हैं. Okay, and the reason why they're doing that, you also know it, it is purely because they want to get into your pants. लेकिन क्या है, क्योंकि women are emotionally motivated, तो बहुत जल्दी वो words में फंस जाती हैं और long term actions को आप नहीं देखते हो. तो ये जो illusion of options है, ये एक relationship के लिए नहीं है, ये तो इनफैक्ट dating के लिए भी नहीं है, ये purely sexual encounters के लिए है, जो आपको समझना चाहिए. मैच्योरिटी से लॉजिकली इस चीज़ को देखना चाहिए कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. क्या ज़्यादातर लोग आपके माइंडसेट को समझ रहे हैं? एंड बाय द वे, लेट मी टॉक टू मेन ऑल्सो लाइक दिस. वट एवर यू आर गेटिंग एज मैचेस, द सेम थिंग अप्लाइज टू यू. जो इंसान आपको मिल रहा है, क्या वो इंसान आपकी फैमिली वैल्यूज़ को सपोर्ट करेगा? नंबर 2, क्या वो इंसान आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपके रूटीन, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी एम्बिशंस को? नंबर 3, क्या वो इंसान आपके साथ कंपैटिबल है, आपकी प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ? नंबर 4, क्या कम्युनिकेशन में वो इंसान अच्छा है? एंड लास्टली, क्या वो इंसान और आप एक्चुअली में एडजस्ट कर सकते हो, एंड कैन यू मेक अ फैमिली एंड लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप? तो ये मेन एंड वेमेन दोनों पे अप्लाई होता है. ये 5 चीज़ें आपको देखनी चाहिए, जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. लेकिन डेटिंग ऐप्स आर नॉट डिज़ाइन लाइक दैट. डेटिंग ऐप्स पे जल्दी से मैच करो, जल्दी से डेट पे जाओ, जल्दी से सब कुछ करो और फिर उसके बाद गोस्ट करो, सिचुएशनशिप करो, या फिर लटके रहो यहाँ और फिर से मैच करो. ये एक टॉक्सिक लूप है, इस पे प्लीज़ मत फंसिए. तो डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनियल ऐप्स से जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे, उतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि अच्छे लोग कम हैं लाइफ में. 4th साइकोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से डिवोर्सेज हो रहे हैं, इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वर्क प्रेशर. अब क्योंकि आज की डेट में बहुत कंपेटिटिव वर्ल्ड है, एवरीबडी इज एम्बिशियस, एवरीबडी वांट्स अ बेटर लाइफस्टाइल, मोर मनी, तो जो वर्क प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेन एंड वेमेन है, दे आर नॉट एबल टू स्पेंड एज मच टाइम टुगेदर. या घर आते हैं, घर आके लैपटॉप पे लगे हैं, ईमेल खेल रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते. तो ये जो आपके इमोशनल कनेक्शन का जो टाइम है वो चला जाता है, बाहर घूमने का टाइम है वो चला जाता है. अब घर पे पड़े रहते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं पे एक्साइटमेंट चली जाती है और आप स्ट्रेस भी आपका बढ़ जाता है, तो इरिटेबल फील करते हैं, यू डोंट वांट टू गो आउट, राइट. और कभी कभी आपके पार्टनर समझ नहीं पाते, मे बी उनका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया चल रहा है. So work-life balance or high stress at work is also one of the reasons why people are not really able to sustain in their marriages, and they feel कि emotionally तो disconnect हो ही गए हैं, physically भी हम लोग comfortable नहीं हैं, let me find somebody else. और ये भी एक और reason है जिसकी वजह से offices के अंदर
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और लास्ट साइकोलॉजिकल रीज़न है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का एटीट्यूड। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ये भी अगेन ब्लिंकिट, Amazon एंड मैगी इन 2 minutes से लेके एवरीथिंग दैट वी वांट वी कैन ऑर्डर। आप ऑनलाइन जाएंगे, हर इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। इसकी वजह से ना कहीं हमारा इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का आई वांट एवरीथिंग क्विकली, ये माइंडसेट बन गया है, जबकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसे काम नहीं करता है। ह्यूमन बिहेवियर अगर आपको चेंज भी लाना है, वो चेंज भी ग्रेजुअल होगा, उसमें भी टाइम लगता है। तो कोई इंसान अगर आपसे सॉरी मांगता है कि हे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेट मी करेक्ट माई बिहेवियर, उसके लिए टाइम लगेगा। कोई अचानक से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक पार्टनर ने गलती करी और उसने फिर सॉरी बोला, तो जो दूसरा पार्टनर है वो एक्सपेक्ट करेगा या करेगी कि अभी फिक्स कर दो, नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए, दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, विच इज़ अनरियलिस्टिक। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वो इंसान जेन्युइनली एफर्ट्स डाल रहा है चेंज होने के या नहीं डाल रहा। तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन एक बहुत बड़ा हिडन साइकोलॉजिकल रीजन है कि हम बहुत जल्दी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं, आप पर पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू डिवोर्स। सो दीज आर 5 हिडन साइकोलॉजिकल रीजंस फॉर डिवोर्सेस इन इंडिया एज वेल। अब बोनस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हिडन रीजंस फॉर डिवोर्सेस इन सेलिब्रिटीज। ओके, सेलिब्रिटीज के जो रीजंस हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल पीपल। व्हाई? बिकॉज दे आर लिविंग अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल। सो सबसे पहला जो उनका रीजन है इज दे ऑलवेज हैव टू अपीयर परफेक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो दे ऑलवेज हैव अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ बीइंग परफेक्ट, or they're always trying to do better, or they're always trying to portray the perfect image. A perfect image ज़्यादा टाइम तक तो आप पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे वो क्रम्बल हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिस्कनेक्ट्स आते हैं। सेकेंड रीज़न है ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉन्ट्स अ ट्रॉफी वाइफ और अ हाईली सक्सेसफुल हस्बैंड। तो मेन आर लुकिंग फॉर वाइफ्स हु आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, जो कि अभी युजवेंद्र चहल के साथ भी हुआ। कहीं ना कहीं पे उनकी पर्सनालिटीज़ में इम्बैलेंस था, अगर आप देखेंगे धनश्री और युजवेंद्र की। लेकिन युजवेंद्र काफ़ी सक्सेसफुल बॉलर हैं इंडिया के लिए, तो 60 करोड़ की एलिमनी मांगी गई है। सो मेन वांट अ रियली ब्यूटीफुल वाइफ, जिनको वो ट्रॉफी वाइफ बोलते हैं, ताकि मैं हर जगह लेके जाऊँ, शी लुक्स वेरी गुड, और मेरी वाहवाही हो। सोशल इमेज को लेके वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, जो कि युजवेंद्र चहल और धनश्री के साथ भी हुआ है, और अब 60 करोड़ की एलिमनी देनी पड़ी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो नताशा और हार्दिक पांड्या के साथ भी यही हुआ था, ट्रॉफी वाइफ वाला। तो ट्रॉफी वाइफ विद अ सक्सेसफुल हस्बैंड, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से काफ़ी डिवोर्सेस होते हैं। और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं फीमेल्स आर बीइंग मोटिवेटेड, मे बी दे आर गाइडेड इन अ रॉन्ग मैनर कि जल्दी से डिवोर्स कर लो। और कुछ केसेस के अंदर ना ये एविडेंट हो जाता है कि ये शादी ज़्यादा नहीं चलेगी, और शायद मैरिज जो की है वो पैसे के लिए ही की गई है। सो जैसे मैंने कहा था, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियोज़ दैट यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब around divorces in India, main reasons, psychological reasons and celebrity bonus reasons. आपको क्या पॉइंट अच्छे लगे, किस पॉइंट से आप अग्री करते हैं, किससे आप डिसएग्री करते हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स. आई लव टू रीड माई कमेंट्स, आई लव टू सी योर पर्सपेक्टिव. एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक द नेक्स्ट वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो टॉक्सिक ट्रेट्स के ऊपर बनाऊँ ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने मैरिजेस को कैसे बचा सकें, देन यू कैन राइट डाउन द वर्ड टॉक्सिक इन द कमेंट्स and I will make a video on that very soon. If you like this video, then please drop a like, subscribe to the channel. If you like psychological analysis, आपको human behavior में interest है और आपको बहुत deep level तक जाके वो समझने में मज़ा आता है, दुनिया जो आपके अराउंड चल रही है उसको क्रैक करने में, उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, आपको ये समझना अच्छा लगता है, तो दिस इज़ द राइट चैनल फॉर यू. मेरा नाम है अमनदीप संधू. आई एम अ क्लिनिकल थेरेपिस्ट, मास्टर लाइफ कोच, एंड आई एम साइनिंग ऑफ. राधे राधे.